यस बेटा, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? चलो सब आप जो भी कनेक्ट हुए हैं फटाफट अपनी प्रेजेंटी लगाओ, अपनी अटेंडेंस लगाओ। चलिए फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वेरी गुड। सबकी अटेंडेंस नहीं आई है, अटेंडेंस लगाओ। चलिए, गुड इवनिंग बेटा। जीएसटी पढ़ा घर पे? घर पे जीएसटी पढ़ा या नहीं पढ़ा आपने? अरे पढ़ा है, कितना छोटा सा तो पढ़ा है। आज तो जीएसटी का सस्पेंस जानेंगे। यस प्रिया, आई एम परफेक्टली फाइन। हेलो, वॉल्यूम सबको क्लियर है? सबको सही ढंग से वॉल्यूम आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही है बेटा? चलो, जो भी कनेक्ट हुए फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाओ। अटेंडेंस के लिए क्या करना पड़ता है? लगाओ अटेंडेंस फटाफट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी तक जो बेसिक हुआ वो एग्जाम में आता है क्या? तो अभी तक बेटा जो डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सेस में वो आता है एग्जाम में। बट अभी तक का बेसिक पूरे जीएसटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब में लेक्चर रहेंगे हमारे टोटल 5 लेक्चर्स। जैसे आज का लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 है, फिर लेक्चर 4 के 2 और लेक्चर 5 के 2। और कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तो स्टे ट्यून विथ थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। आपको सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे की जनरेट करना है, सब बताओगा। ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जीएसटी आगे बहुत आसान होने के लिए बहुत जरूरी है। विश्वजीत तिवारी, कल मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपडेट कर दूंगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। चलिए, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं अभी तक अटेंडेंस लगाई है क्या? अटेंडेंस के लिए लाइक दबाओ, लाइक दबाओ। चलो, एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आए हम इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए। दोस्तों, दिन में 10 बार आपको कहना है, दिन में 10 बार आपको ये कहना है, इस बार 80 बार। 2 मिनट मेरे साथ इमेजिन करो, ये जो आपका ड्रीम है वो ड्रीम के सेंसेशन जस्ट यहां पे ऐसा समझो कि अचीव हो गए। यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। थोड़ा फील करो, फील करो, यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। घर में सब आपको सीए बोल के पुकार रहे हैं, बाहर आपको लोग एज अ सीए देख रहे हैं। आपका ओके सीए जो है रिजल्ट का दिन है और आप सीए बन गए और सभी लोग जो है आपको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं। फिर आप अपना ऑफिस ओपन कर रहे हो, जीएसटी टैक्स का आप कंसल्टेंसी दे रहे हो। बस ये ड्रीम को फील करो, पूरी कायनात इस ड्रीम को मिलाने के लिए लग जाएगी। ठीक है? ठीक है, जो भी स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हो रहा है तो आखिरी में इस सेशन के एंड में आप अपना ऑर्डर आईडी दे देना। तो मैं वो ऑर्डर आईडी टीम को पास ऑन कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अच्छा चलो, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं। अपनी अटेंडेंस लगाओ फटाफट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन हुए अपनी अटेंडेंस लगाओ। ओके, चोखो लागे, चोखो लागे। हाँ, तो दिन में सुबह मॉर्निंग में उठते ही ये ऐसा इमेजिनेशन होना चाहिए, और रात को सोते वक्त ओके ये इमेजिनेशन होना चाहिए। जो चाहते हो वो
सोचो कि मिल गया है, वो फील करो, पूरी आपके सारे एफर्ट्स, आपके सारे थॉट्स वो मिलाने के लिए यहां पे लग जाएंगे बेटा, पूरी कायनात उसके पीछे लग जाएगी। ठीक है, चलिए। कोई ये कह रहा है कि सर मैं सोच रहा हूँ आंखें बंद करेंगे कि मैं सीए बन गया और मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, नालायक दूंगा दो खींच के। चलो ठीक है, जरूर पढ़ाओ। मेरे नॉलेज जो है, मेरा नॉलेज अगर आप शेयर करोगे तो अच्छी बात है फ्यूचर में। चलो ठीक है, चलिए लगा दी सभी ने अटेंडेंस, लगाना चाहिए। अब मैं, मेरा क्लास टाइमिंग 9 से 11 ही रहेगा बेटा, और दूसरा बैच का 8 नवंबर को रहेगा। लाइव स्ट्रीमिंग का कल मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगा, लाइव स्ट्रीमिंग कैसे होगा, क्या होगा। पूरा यूट्यूब पे फ्री करवा दो ना सर, मुझे लेके जाना घर पे यार। चलो स्टार्ट करते हैं अब। चलो 5 मिनट मैंने आपसे बातचीत कर ली, अब स्टार्ट करते हैं। डन? आर यू रेडी? हाउस द जोश? यस, कल क्लास रहेगा। Sir, I got 66 marks in IDT. Thank you for your revisionary lecture. Thank you बेटा and congrats. कल मॉर्निंग में लेंगे सेशन, कल मॉर्निंग में हम सेशन लेंगे 8:30 to 10:30। यस, टचिंग स्काई, ये हुई ना बात। कल मॉर्निंग में लेंगे 8:30 to 10:30, यूट्यूब पे सेव रहेगा। ओके, जो मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है वो मॉर्निंग में करेगा। ओके, कल रात को लेक्चर नहीं होगा, मैं जाने वाला हूँ बाहर घूमने, इसलिए मॉर्निंग में 8:30 to 10:30 रहेगा। अगर कोई किसी का एडजस्ट नहीं हुआ 8:30 to 10:30 तो फिर ओके वो लेक्चर जो देखेगा वो सेव रहेगा, उसको जब भी देखना है तब देख लेना। अब बुक्स तो आएगी बेटा, ओके बुक्स आने में टाइम लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। वेल सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो अब ब्रेक के बाद हमारा सेशन चालू करते हैं। ये सेशन हमने क्या देखा था, तो हमने यहाँ पे ये एक डायग्राम देखी थी, फटाफट मैं 2 मिनट में ये डायग्राम बता देता हूँ और फिर यहाँ ये डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करने वाले जो गुड्स और सर्विस में डील करते हैं, ये 3 लोग होते हैं। एक बार फटाफट समझ लो, ये 3 लोग होते हैं। एक मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करके डील करता है, एक होता है ट्रेडर जो डायरेक्ट डील, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस में डील करता है, और एक होता है ट्रेडर जो गुड्स परचेस करके सेल करता है और उसमें डील करता है। चलो भाई, ओके बात तो समझ में आई। तो कल हमने क्या देखा, ओके ये 1 जुलाई 2017 के पहले ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जीएसटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि जीएसटी आया क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2017 के पहले थोड़ा समझ लो, जब आप कोई भी गुड्स खरीदते थे ओके, तो वो गुड्स पे अगर आपने मैन्युफैक्चरर से खरीदा तो एक्साइज लगती थी, वैट लगता था। अगर आप सर्विसेज खरीद रहे हो, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर बहुत सारी सर्विसेज खरीदता था, ओके जॉब वर्क सर्विस, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, ऑडिटिंग सर्विस, इंटरनेट सर्विस, दुनिया भर की सर्विस होती थी। सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था। सर्विस टैक्स सेंट्रल टैक्स था, एक्साइज सेंट्रल टैक्स था, और वैट स्टेट टैक्स था। जब वो गुड्स बना के बेचता था, अब पूरा ध्यान इधर दो, अब कोई क्वेश्चन नहीं, पूरा ध्यान इधर दो, मैं क्योंकि आपके क्वेश्चन की तरफ देखने वाला नहीं हूं। ओके, पूरा ध्यान इधर दो। तो अब बेटा जब भी वो गुड्स बना के बेचता था, तो वो सिचुएशन में ओके यहां उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर किया इसलिए एक्साइज भी लगती थी, और सेल किया इसलिए वैट भी लगता था। ठीक है, तो इस तरह से टैक्सेस लगते थे। ये उसके आउटपुट टैक्स थे और ये उसके इनपुट टैक्स थे। 2 इनपुट टैक्स थे, ये गुड्स का और सर्विस का। तो पहले 1 जुलाई में, अब देखो इसके 3 ऐसे टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज हुआ, उसके सर्विस टैक्स हुआ और वैट हुआ। ये 3 टैक्सेस थे, उसके जेब से उसने सप्लायर को दिया। ओके, और वो इसका सेट ऑफ लेना चाहता है, क्योंकि 3 टैक्सेस, 1, 2 और 3,
3 टैक्सेस का सेट ऑफ लेना चाहता है। अब सेट ऑफ किसको अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि जितना सेट ऑफ मिलेगा उतना आपका आउटपुट टैक्स कम आएगा गवर्नमेंट का, और आप वो टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो, तो आप सेट ऑफ लेना चाहोगे। तो मैन्युफैक्चरर को तीनों टैक्सेस के सेट ऑफ मिल जाते थे। जैसे उसने परचेसेस पे एक्साइज दिया, वैट दिया और सर्विस टैक्स। कैसे? उसके आउटपुट में एक सेंट्रल टैक्स था, वो था एक्साइज। तो इनपुट के सेंट्रल टैक्सेस, हाँ इनपुट सेंट्रल टैक्सेस आउटपुट सेंट्रल टैक्स में एडजस्ट हो जाता था, वैट में एडजस्ट हो जाता था। मतलब अगर देखा जाए तो यहां पे एक्साइज में एडजस्ट हो गया, सेट ऑफ मिल गया, वाह वाह अच्छी बात है, सेट ऑफ अच्छा लगता है, ओके चोखो लागे। और वैट जो है वैट में एडजस्ट हो जाता था। इसलिए हम स्टेटमेंट अगर बनाए, ध्यान से देखिएगा, अगर बेटा हम स्टेटमेंट बनाए यहां पे, सॉरी, अगर हम स्टेटमेंट बनाए तो आउटपुट टैक्स 30,000 लेस इनपुट टैक्स गुड्स और सर्विस, तो नेट एक्साइज पेबल ओके 12,500 उसको देना पड़ता था। तो ये आउटपुट टैक्स सेंट्रल टैक्स में दोनों सेंट्रल टैक्सेस एडजस्ट हो गए, एक्साइज और सर्विस टैक्स। और वैट, तो आउटपुट वैट के अगेंस्ट में ओके इनपुट वैट का क्रेडिट उसको मिल जाता था और वैट भी एडजस्ट हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये ओके वीडियो नहीं चल रहा है सही से, सबका वीडियो सही चल रहा है? यस और नो, ये बताइए। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, ध्यान से सुनो, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ओके मैन्युफैक्चरर जो है, यहां मैन्युफैक्चर के लिए सही था। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक ट्रेडर का, सॉरी एक सर्विस प्रोवाइडर का। जैसे सर्विस प्रोवाइडर जो है वी स्मार्ट एकेडमी, और वी स्मार्ट एकेडमी जो है यहाँ पे गुड्स खरीद रहा है, बेंचेस खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है, कैमरा खरीद रहा है, बहुत सारे कैलकुलेटर खरीद रहा है, ओके स्टेशनरी खरीद रहा है, बुक्स प्रिंट करने के लिए पेपर खरीद रहा है, दुनिया भर के गुड्स खरीद रहा है। लेट्स अज्यूम कि जिससे वी स्मार्ट एकेडमी गुड्स खरीद रहा है वो मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद रहा हूं तो अगेन जहां तक है बेटा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद रहा हूं तो मुझे परचेस इनवॉइस आएगा मेरे गुड्स का। यहां पे गुड्स का परचेस, ये मेरा परचेस इनवॉइस हुआ, लिखते जाओ मेरे साथ। ओके मेरा परचेस इनवॉइस है, और परचेस इनवॉइस मेरे ओके गुड्स का है, जिसको मैं नाम दूंगा इनपुट। ओके तो वैल्यू मैं सेम रखता हूं, वैल्यू जितनी ऊपर थी, वैल्यू 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का मैंने अपने अपना सर्विस कोचिंग क्लासेस चलाने के लिए गुड्स खरीदा, जिसके ऊपर, क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा इसलिए उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, अब मैं EX लिखूं, मतलब एक्साइज ड्यूटी @10%, तो कितना हुआ 10,000। ओके टोटल कितना 1,10,000, 1,10,000। उसके ऊपर वैट, क्योंकि वैट सेल हुआ इसलिए वैट भी लगेगा, वैट 10% यानी 11,000 रुपए। ओके तो ये जो बेटा यहाँ पे मेरा गुड्स परचेस किया। नाउ वी स्मार्ट एकेडमी बहुत सारी सर्विसेज भी ले रही है, जैसे इंटरनेट सर्विस ले रही है, ओके एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रही है, फैकल्टीज की सर्विसेज ले रही है। तो वी स्मार्ट एकेडमी यहाँ पे दुनिया भर की सर्विसेज ले रही है। अब वी स्मार्ट एकेडमी अगर सर्विसेज ले रही है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे सर्विस टैक्स लग के आएगा। तो लेट्स वही एग्जांपल लेते हैं जो ऊपर का ही कॉपी करो। इनपुट सर्विस का इनवॉइस, वैल्यू एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे इनपुट सर्विस मैंने खरीदी, अमाउंट सेम लेता हूँ, इनपुट सर्विस मैंने खरीदी, ओके और सारी इनपुट सर्विस की वैल्यू थी 50,000 और सर्विस टैक्स था, अगर मैं सर्विस टैक्स लगूँ तो 7,500। ओके तो यहाँ पे ये जो है मेरे सर्विस टैक्स लगा। तो अब मुझे ये बताओ, मैं गुड्स खरीद रहा हूं, मैं सर्विस खरीद रहा हूं, व्हाट इज माय आउटपुट, वेदर माय आउटपुट इज गुड्स और सर्विस। अगर मेरा आउटपुट गुड्स है तो जी लिखिएगा, और मेरा आउटपुट सर्विस है, जो बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं सर्विस है, तो एस लिखिएगा। मेरा आउटपुट क्या है फटाफट बताइए। ओके तो देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट ऑब्वियसली सर्विस है, गुड्स नहीं है। ओके नोट्स जो दे रहा हूं मेरे सर्विस का पार्ट है, आई रिपीट, नोट्स जो मैं दे रहा हूं मेरे सर्विस का पार्ट है, पर मेन कॉन्ट्रैक्ट मेरा सर्विस का है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो ये बताओ कि अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो इसके ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा।
ओके, सर्विस पे कौन सा टैक्स लगता था, मुझे आंसर चाहिए फटाफट। समझ लो, मेरे सर्विस की वैल्यू है 3 लाख रुपीस। ओके, 3 लाख में मेरा वैल्यू एडिशन भी आ गया, ओके, मेरा प्रॉफिट भी आ गया, जो भी है। मेरी एक बैच है और बैच में 3 लाख का कलेक्शन हुआ जो बैच के लिए, तो कौन सा टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स। बिल्कुल सही आंसर, आपने आंसर दिया कि सर इसके ऊपर तो पुराने 1 जुलाई में सर्विस टैक्स लगता था। अच्छा मुझे बताओ, सर्विस टैक्स कौन से गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, स्टेट का था कि सेंट्रल का था, बोलो फटाफट। सर्विस टैक्स स्टेट का था कि सेंट्रल का था? ओके, रेवेन्यू किसका था, सेंट्रल का था। अच्छा, यहां पे चलो इसके ऊपर सर्विस टैक्स लग रहा है, और यहां पे सर्विस टैक्स जो लग रहा है @ 15%। 15% मतलब क्या, 45,000 रुपीज यहां पे सर्विस टैक्स लग रहा है। ओके, अच्छा तो ये बिल्कुल सही, ये हुई ना बात, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, ओके, स्टेट का नहीं था, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। यानी मेरे इनपुट में एक्साइज सेंट्रल, ओके, वैट स्टेट, ओके, और सर्विस टैक्स सेंट्रल, ओके, सर्विस टैक्स सेंट्रल टैक्सेस थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या ये सर्विस पे वैट लगेगा क्या, वैट यानी सेल्स टैक्स, मैं सर्विस टैक्स तो लगा रहा हूं, क्या वैट लगेगा, ये क्या एक्साइज लगेगी? यानी मेरा आउटपुट जो है, ये मेरा आउटपुट है, ओके, ये जो मेरा आउटपुट है सर्विसेस है, गुड्स नहीं है, और सर्विसेस है, तो क्या एक्साइज लगेगी, क्या एक्साइज, मुझे बताओ, मेरे सर्विस पे एक्साइज लगेगी क्या? नहीं, बिल्कुल सही, नहीं लगेगी एक्साइज। क्यों? क्योंकि एक्साइज इज ऑन गुड्स था, एक्साइज गुड्स पे था, कमोडिटी पे था, सर्विस पे नहीं था। ओके, इसलिए एक्साइज भी नहीं लगेगी। फिर क्या वैट लगेगा क्या, वैट यानी सेल्स टैक्स, वैट लगेगा क्या, बताओ वैट लगेगा क्या? बिल्कुल सही, वैट भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्साइज और वैट, जब आप कोई गुड्स बेचते हो, गुड्स बनाकर बेचते हो या डायरेक्ट बेचते हो, तो जो अगर आपका आउटपुट गुड्स होता तो एक्साइज और वैट लगता, लेकिन ओके मेरा आउटपुट सर्विस था और सर्विस टैक्स का पूरा रेवेन्यू ओके सेंट्रल का था, तो यहां पे सर्विस टैक्स लगता था। चलो यहां तक हो गया, बताओ समझा या नहीं समझा? समझा होगा तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है एस टाइप कीजिएगा। ओके, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है ओके एस टाइप कीजिएगा, सिर्फ सर्विस टैक्स लगेगा। ओके, और ये सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। अब देखो क्या, ओके, अब यहां पे मैं ये बता रहा हूं कि आउटपुट टैक्स मेरा सर्विस टैक्स है। चलो तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ नेट, मेरे साथ बनाओ, नेट सर्विस टैक्स पेएबल, नेट सर्विस टैक्स पेएबल। चलो तो मेरा आउटपुट टैक्स ब्रैकेट में सर्विस टैक्स कितना था भाई, 45,000, मेरा आउटपुट टैक्स 45,000 लेस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये जो आईटीसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें क्योंकि मेरा सर्विस टैक्स सेंट्रल है, तो सेंट्रल के अगेंस्ट में सेंट्रल के क्रेडिट मिल जाते थे। तो मुझे बताओ ओके, मेरे इनपुट में 2 सेंट्रल टैक्सेस है, तो क्या मैं एक्साइज का क्रेडिट ले सकता हूं? अगर एक्साइज का क्रेडिट ले सकता हूं तो ई टाइप कीजिएगा, अगर क्रेडिट ले सकता हूं तो ई टाइप कीजिएगा, और नहीं ले सकता हूं तो एन टाइप कीजिएगा। क्या मैं एक्साइज का क्रेडिट ले सकता हूं? यस और नो? तो वेरी गुड। मैं ओके यहां पे जो मेरा गुड्स मैंने खरीदा था, गुड्स पे जो मैंने एक्साइज दी, तो मैं एक्साइज का क्रेडिट ले सकता हूं। वेरी गुड, क्योंकि सेंट्रल का सेंट्रल में अवेलेबल था। तो कितना एक्साइज का क्रेडिट, मैंने 10,000 का क्रेडिट ले लिया, एक्साइज का 10,000 का क्रेडिट ले लिया, सेट ऑफ ले लिया। दूसरा यहां पे सर्विस, मैंने इनपुट सर्विस भी खरीदी, तो इनपुट सर्विस पे क्या लग के आया था, सर्विस टैक्स। तो इनपुट सर्विस पे जो सर्विस टैक्स लग के आया था, लिखते जाओ मेरे साथ, कितना था, 7,500। तो सर्विस टैक्स का क्रेडिट भी ले सकता हूं, दोनों सेंट्रल टैक्स थे। ओके, तो यहां पे कितना बचा, 45,000 माइनस ओके 17,500, तो कितना बेटा, 27,500। ये मेरा नेट सर्विस टैक्स पेएबल आएगा, नेट सर्विस टैक्स पेएबल आएगा, क्योंकि सेंट्रल का सेंट्रल में मिल गया, सिंपल लॉजिक था, और नेट सर्विस टैक्स पेएबल आएगा। ओके, यहां पे चलिए ये तो हुआ। तो चलो अब ओके ये एडजस्ट हो गया और ये एडजस्ट हो गया, सर्विस टैक्स भी एडजस्ट हो गया। अब कौन सा मेरे इनपुट में कौन सा टैक्स बचा, वैट। भाई मैं तो सेट ऑफ लेना चाहता हूं, तो मैं क्या सोच रहा हूं, चलो वैट का सेट ऑफ ले लेते यार।
ओके चलो वैट का सेट ऑफ ले लेते, पर रूल क्या था, रूल क्या था बोलो, सेंट्रल का सेंट्रल में, स्टेट का स्टेट में। जब मैं वैट का सेट ऑफ लेने जा रहा हूं तो मेरे आउटपुट में स्टेट टैक्स है ही नहीं, मेरा आउटपुट में सेंट्रल टैक्स है, स्टेट है भी नहीं। ओ मतलब क्या, स्टेट टैक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या, मतलब आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। ये समझ में आया? और अगर सेट ऑफ नहीं मिला आपको तो फिर ये परचेस कॉस्ट बन जाती है। अगर परचेस कॉस्ट बन जाती है, हाँ पहले समझ लो सेट ऑफ नहीं मिलेगा क्योंकि आपके आउटपुट में वैट ही नहीं। मैन्युफैक्चर के केस में क्या था, मैन्युफैक्चर बड़ा विन विन सिचुएशन में था क्योंकि उसके आउटपुट में सेंट्रल भी था, उसके आउटपुट में स्टेट था, तो वो सब एडजस्ट कर लेता था। मैन्युफैक्चरर अपना हंस रहा है, यार मजा आ गया, क्या करूं, मुझे बहुत मजा आ गया। ओके, और सर्विस इंडिया में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर थे वो परेशान थे क्योंकि वो गुड्स जब खरीदते थे तो खरीदने पे एक्साइज लगता था, वैट लगता था। एक्साइज तो सेट ऑफ मिल जाता था उनको, वैट का नहीं मिलता था। और वैट का सेट ऑफ किस में करे, क्योंकि उसके आउटपुट में वैट नहीं था। तो ऐसे केस में वैट का सेट ऑफ नहीं मिला तो फिर वो परचेस कॉस्ट बन जाती है, क्योंकि सेट ऑफ ही नहीं तो फिर परचेस कॉस्ट में हो गया तो फिर वापस से कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। इतना समझाया नहीं समझा बोलो, यहां तक समझा होगा तो एस बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो यहां पे समझा होगा तो समझ गया। मतलब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, नो सेट ऑफ वैट टू सर्विस प्रोवाइडर, एसपी मतलब सर्विस प्रोवाइडर, टू सर्विस प्रोवाइडर, एंड it become a purchase cost, it become a purchase cost, वो परचेस कॉस्ट हो जाता था। एंड लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट, क्योंकि वो कॉस्ट में ऐड हुआ तो फिर आउटपुट पे जब टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स वगैरह, तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट। Done. No set off of VAT to service provider and it become a purchase cost and it leads to cascading effect. Okay, वो हो जाएगा cascading effect. आई क्या बात समझ में आपके? Yes or no? मतलब सर्विस प्रोवाइडर का वैट का लॉस हो रहा था, मतलब यहां कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, चलो ये तो बात हुई सर्विस प्रोवाइडर की। अब बात करते एक ट्रेडर। अब बात करते एक ट्रेडर। समझ लो मारुति का डीलर है और मारुति का डीलर कार खरीद रहा है कंपनी से, जो मैन्युफैक्चरर है, जो कार बनाती है। ठीक है, अब इसके परचेस इनवॉइस लिखते जाओ मेरे साथ। ओके, ये डीलर है और डीलर का परचेस इनवॉइस, ये जस्ट ट्रेडर है, खरीदता है और बेचता है। इसका परचेस इनवॉइस क्या बताता है? इसका परचेस इनवॉइस ये बताता है बेटा कि वैल्यू सेम रखता हूं, वैल्यू 1,00,000 रुपए। ओके, इसने मैन्युफैक्चरर से खरीदा इसलिए एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 10% कितना हुआ? 10,000 रुपए। टोटल 1,10,000 रुपए। ओके, टोटल 1,10,000 रुपए। उसके बाद में उसके ऊपर ओके वैट लगता था, वैट एट द रेट 10%, तो कितना? 11,000 रुपए। ओके, यानी कितना हुआ? 1,21,000 रुपए का उसका परचेस इनवॉइस होता था जो उसने गुड्स खरीदा। ओके, उसके बाद में उसने सर्विसेज खरीदी। एक डीलर भी बहुत सारी सर्विसेज खरीदता है, इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज होगी, अकाउंटिंग सर्विसेज होगी, ऑडिटिंग सर्विसेज होगी, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज होगी, दुनिया भर की इनपुट सर्विसेज खरीदता है। जब वो इनपुट सर्विसेज खरीदता है, ओके, एक डीलर भी बिजनेस करने के लिए, तो समझ लो वैल्यू जो है उसकी, फटाफट लिखो वैल्यू यहां पे। ओके, उसकी वैल्यू जो है, वैल्यू 50,000, और यहां उसके ऊपर सर्विस टैक्स 7,500। ओके, वो उसको लग के आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि डीलर गुड्स खरीद रहा है, यानी वो परचेस कर रहा है और वो सेल कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, सेल कर रहा है, और सेल की वैल्यू जो है 3,00,000 रुपए है। सेल की वैल्यू, गुड्स है, गुड्स, ये गुड्स है और सेल की वैल्यू 3,00,000 रुपए।
मेरा पहला सवाल, क्या इसके ऊपर जो उसका आउटपुट है, क्या उसके ऊपर एक्साइज लगाया जाएगा क्या? यस और नो? यस तो वाई, नो तो एन। बोलो फटाफट, क्या उसके ऊपर एक्साइज लगाया जाएगा क्या? बताओ फटाफट। वेरी गुड, आप कह रहे हो नो, एक्साइज नहीं लगाया जाएगा। दूसरा सवाल, क्या इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगाया जाएगा क्या? एक्साइज क्यों नहीं लगाया जाएगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जस्ट ट्रेडिंग है, सेलिंग है। ओके, तो एक्साइज नहीं। दूसरा मेरा सवाल, क्या सर्विस टैक्स लगाया जाएगा क्या? उसके आउटपुट पे सर्विस टैक्स लगाएंगे क्या? सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स नालायक। वो ओके, केयरफुली बताओ, क्या वो गुड्स बेच रहा है? वो सर्विस थोड़ी दे रहा है, गुड्स बेच रहा है, गुड्स ट्रेडिंग कर रहा है। तो सर्विस टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्विस टैक्स सर्विस पे लगता था, वो तो गुड्स बेच रहा है। हाँ, क्या वो वैट लगाया जाए क्या? वैट यानी सेल्स टैक्स, क्या वैट लगाया जाएगा क्या? यस, इसके ऊपर वैट लगाया जाएगा। ये हुई ना बात। इसका मतलब इसके ऊपर एक ही टैक्स लगता था, और कौन सा टैक्स लग रहा है बेटा? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स एट द रेट 10%, यानी कितना? 30,000 रुपए इसके ऊपर वैट लग रहा है। चलो, इसका एक ही टैक्स, ट्रेडर को एक ही टैक्स पे करना पड़ता था, और वो पे करना था वैट। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स। तो चलो स्टेटमेंट लिखो यहां पे। ओके, स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्स पेएबल, नेट वैट पेएबल। ओके, उसको कितना वैट पेएबल था? चलो लिखते जाओ मेरे साथ फटाफट। स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट पेएबल, आउटपुट टैक्स लिखो, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आपका कौन सा है? वैट। आउटपुट टैक्स आपका वैट है। डन, डना डन डन। कितना है? 30,000 रुपए आपको देना है वैट। ओके, लेस 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 आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपके इनपुट के आईटीसी को, ओके, इनपुट्स यानी आपने गुड्स खरीदा था, उसमें से अब ये बताओ, तुम्हारे गुड्स पे परचेस करते वक्त एक्साइज है और दूसरा वैट है, तो आपको किसका क्रेडिट मिलेगा? एक्साइज का मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि एक्साइज तो सेंट्रल टैक्स है और वैट, वैट स्टेट टैक्स है। ओके, तो वैट का वैट में मिल जाएगा, पर एक्साइज का नहीं मिलेगा। एक्साइज का नहीं मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ 11,000 का आईटीसी मिलेगा, यानी आपने जो वैट पे किया 11,000 उतना ही मिलेगा। नेट वैट पेबल, नेट वैट पेबल और कितना? ओके, नेट वैट पेबल यहां पे आएगा कितना? तो 30,000। ये हुई ना बात। 30,000 माइनस माइनस 11,000, ओके, यानी 19,000 जो हुआ आपका यहां पे। ओके, 19,000 आपका ओके वैट पेबल आया, यानी आपको ना एक्साइज के क्रेडिट मिले, ओके, ये मिल गया आपको, पर एक्साइज के भी नहीं मिले, और सर्विस टैक्स, क्योंकि दोनों सेंट्रल टैक्सेस है, और इसके आउटपुट में सेंट्रल टैक्स नहीं था, इसके आउटपुट में सिर्फ एक ही टैक्स था। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा, ओके, कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा, क्यों नहीं था सर सेंट्रल टैक्स? क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर था, अलग अलग इवेंट पे अलग अलग गवर्नमेंट के पास टैक्सेस थे। तो यहां पे लिखो, नो सेट ऑफ, नो सेट ऑफ excise and service tax was available to trader, and it leads to cascading effect. It's lead to cascading effect, क्योंकि सेट ऑफ नहीं है तो वो परचेस कॉस्ट बन जाएगा, परचेस कॉस्ट बन जाएगा तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, सेंट्रल टैक्स की कोई इसको सेट ऑफ लिख लिया सभी ने? बॉस मेरे साथ फटाफट बोलो, लिखा कि नहीं लिखा? बोलो 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 बोलो, लिखा कि नहीं लिखा? डन 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 डन। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर विन विन सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर के इनपुट में भी सेंट्रल और स्टेट है, इसके आउटपुट में भी सेंट्रल और स्टेट है। सेंट्रल का सेंट्रल में एडजस्ट हो गया, स्टेट का स्टेट में एडजस्ट हो गया, सारा एडजस्ट हो गया। बड़ा खुश हो रहा है यार, मैंने परचेसेस पे टैक्सेस दिए, सब सेट हो गए और मुझे इतना इतना ही टैक्स देना पड़ा। मैन्युफैक्चरर खुश है। ओके, सर्विस प्रोवाइडर बेचारा, ओके, वो कह रहा है कि हाँ सेट ऑफ कंसेप्ट इंडिया में थे, लेकिन क्या करे, ओके, इनपुट में गुड्स भी है, सर्विस भी है, पर आउटपुट में ओनली सर्विस है।
आउटपुट में ओनली सर्विस है और मेरे आउटपुट में ओनली सेंट्रल है, मेरा आउटपुट में स्टेट क्यों नहीं है? अगर मेरे आउटपुट में स्टेट होता तो मैं स्टेट का स्टेट ले लेता, सेंट्रल का सेंट्रल ले लेता, मजा आ जाता। ओके, मजा आ जाता। तो ये रो रहा है, ओके, ये रो रहा है, यानी क्यों? क्योंकि इसका वैट का नुकसान हो रहा है। ओके, वैट का सेट ऑफ नहीं मिल रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है। चलो, तीनों में से मतलब 3 जो इनपुट टैक्सेस थे, इसमें से 2 एडजस्ट होते थे, एक नहीं होता था। सबसे ज्यादा अगर सफर कर रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है और वो है ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर का सिर्फ एक ही टैक्स एडजस्ट हो रहा है, 2 टैक्सेस बड़े बड़े एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, एंड इट बिकम कॉस्ट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इट बिकम कॉस्ट, वो कॉस्ट बन जाती थी। और ट्रेडर में तो ज्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो ट्रेडर भी सोचता था कि क्या मेरे आउटपुट में सेंट्रल क्यों नहीं है? अगर सेंट्रल होता तो सेंट्रल का सेंट्रल में एडजस्ट हो जाता। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए दोस्तों, ओके, मार्केट अलग अलग थे, ऐसा नहीं था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि वन नेशन 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज और डिफरेंट टैक्सेस, डिफरेंट क्रेडिट। ओके, और क्रेडिट में भी कैस्केड इफेक्ट। सेंट्रल कहता है हम स्टेट का एडजस्ट नहीं करेंगे, स्टेट कहता है हम सेंट्रल का एडजस्ट नहीं करेंगे, जाओ। ओके, क्यों नहीं है ऐसा होता कि हमारे सारे इनपुट एडजस्ट हो जाए सारे आउटपुट में? कुछ तो करो भगवान, कुछ तो ऐसा लाओ कि एक नेशन हो, एक ही टैक्स हो, और मार्केट में हमें मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर ना देखा जाए, एक ही मार्केट में सबको एक जैसा देखा जाए। कुछ तो करो। तो गवर्नमेंट ने 2017 में किया कि चलो ये खत्म करो यार। ओके, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, ये नाम खत्म करो। और अब अगर आप परचेस करोगे तो जब भी कोई गुड्स परचेस करोगे तो एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। आपने मत करना ऐसा, एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। आपने सर्विस परचेस किया, एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। आपने गुड्स दिया, एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। और इसमें आपने जो परचेसेस पे जीएसटी दिए, जीएसटी के सेट ऑफ ले लो, बात को खत्म करो, बात को खत्म करो। ओके, बात को खत्म करो। दूसरा, हाँ, सर्विस अब इंडिया में आप गुड्स परचेस करोगे, जीएसटी, आप सर्विस परचेस करोगे, जीएसटी, और आप सर्विस दोगे, जीएसटी, एक ही नाम होगा, जीएसटी। और आपने जो भी जीएसटी दिया सेट ऑफ कर लो, पूरा सेट ऑफ कर लो जीएसटी के अगेंस्ट में। तो नाउ इसका फायदा सर्विस प्रोवाइडर को हो गया। क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर का पहले वैट एडजस्ट नहीं होता था, अब वैट नाम का कोई आदमी नहीं रहा, अब तो नाम जीएसटी, जीएसटी एंड जीएसटी। हाँ, जीएसटी में पूरा सेट ऑफ कर लो, मजा आ गया। ओके, मजा आ गया। और ट्रेडर तो सबसे ज्यादा खुश, गुड्स खरीदा, जीएसटी, सर्विस खरीदा, जीएसटी, ओके, आउटपुट आया, जीएसटी, और उसका पूरा जीएसटी एडजस्ट हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया। यानी उसको 2 टैक्स के एडजस्ट नहीं होते थे, अब जीएसटी में सब कुछ एडजस्ट हो गया, जीएसटी में सब कुछ एडजस्ट हो गया। ओके, तो अब वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, सबको क्रेडिट मिलेंगे, सबको सेट ऑफ मिलेगा, किसी का कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। कैस्केडिंग इफेक्ट पूरा खत्म, पूरा खत्म। अब पूरा यहां पे सेट ऑफ सबको दिया जाएगा और सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ, तो ट्रेडर को बहुत फायदा हो गया जीएसटी आने से, क्योंकि उसको अब सेंट्रल क्या, स्टेट क्या नहीं ना, जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी सेट ऑफ। ओके, सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी सेट ऑफ, पूरा का पूरा सेट ऑफ। और मैन्युफैक्चरर तो पहले भी सेट ऑफ लेता था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर पे जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी सेट ऑफ। हो, समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? बोलिए दोस्तों, समझा या नहीं समझा? तो आज जीएसटी आने के बाद पिक्चर कैसा है, ये समझा या नहीं समझा? यस, ये हुई ना बात। सर, हम ऐसा कर दे क्या, सबको राउंड करके जीएसटी? पेंसिल होगा तो कर देना, अगर पेंसिल होगा तो ऐसा कर देना कि
लगना चाहिए कि जीएसटी, ये जीएसटी, ये जीएसटी, स्पेशली टैक्सेस को। ठीक है, देखो हम बहुत बेसिक लेवल पे बेटा, आपके क्वेश्चंस जो है आगे के इस पे आ सकते हैं, तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। चलो, अगर आप पेंसिल से कर सकते हो तो कर लेना। टैक्सेस, एक्साइज और वैट मिला के जीएसटी, सर्विस टैक्स जीएसटी, ये भी जीएसटी, जीएसटी में कन्वर्ट हो गया और सबको अब जीएसटी का सेट ऑफ यहां पे दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये हमने देखा यहां पे पुराने क्या प्रॉब्लम थी और जीएसटी ने क्या कर दिया, सभी को किस तरह से आपके क्रेडिट्स दे दिए। डन। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग, यहां एग्जिस्टिंग का मतलब लिख लो बिफोर 2017। वैल्यू एडेड सिस्टम, जीएसटी आने के पहले वैट कंसेप्ट था, सेट ऑफ कंसेप्ट था, ठीक है, लेकिन उसमें भी खामियां बहुत सारी थी, डेफिशिएंसी थी। डेफिशिएंसी इन अर्थवाइल वैल्यू एडेड टैक्स हैव लेड टू जीएसटी इन इंडिया एज अ क्यूर फॉर इल टू अर्थवाइल इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। जीएसटी आने से जो इल इफेक्ट थे कि सेंट्रल के स्टेट में सेट ऑफ नहीं मिलते थे, स्टेट के सेंट्रल में नहीं मिलते थे, तो वो इल इफेक्ट जीएसटी से खत्म किए गए। ठीक है, वो जीएसटी से खत्म किए गए। मतलब क्या हुआ, मतलब अब एक्साइज नहीं लगेगा, अब वैट नहीं लगेगा, अब एक ही टैक्स लगेगा। आप गुड्स खरीदो तो जीएसटी, आप सर्विस खरीदो तो जीएसटी, अब एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी। तो देखो, सच डेफिशिएंसी आर एस फॉलोस, ओके, और वो डेफिशिएंसी क्या थी और जीएसटी आने से खत्म हो गई। तो डेफिशिएंसी को समझने की कोशिश करते हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस है। What was the deficiency in earlier value added tax system and how it is यहाँ पे these deficiencies are overcome by GST। देखो, पहला डबल टैक्सेशन। Earlier some items were treated both as well as goods and services and that lead to double taxation। पहले क्या था, अगर आप गुड्स कहो तो वैट लगता था, सर्विस कहो तो सर्विस टैक्स लगता था। इसके लिए एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। और वो क्या, जैसे बेटा बीएसएनएल कंपनी, सर एक मिनट, आपके जो भी डाउट्स हो गए, क्वेश्चन हो गए, रुक जाओ, अभी दिमाग में जो भी आ रहा होगा रुक जाओ। ठीक है, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और बाद में लिख देना कि सर ने सिम कार्ड का एग्जाम्पल दिया था। पहले देखो, डबल टैक्सेशन क्या होता था। जैसे सिम कार्ड है, सिम कार्ड 2007 में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, उन्होंने एक नोटिस भेजी और नोटिस भेजी बीएसएनएल को और कहा कि आपका जो सिम कार्ड है वो सर्विस माना जाएगा, आप 300 रुपए में सिम कार्ड दे रहे हो, तो जो सिम कार्ड आप ले रहे हो वो सर्विस का पैसा माना जाएगा और उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, बीएसएनएल ने कहा कि ठीक है, हम सर्विस टैक्स देंगे। 5 दिन बाद महाराष्ट्र स्टेट वैट डिपार्टमेंट का नोटिस आया बीएसएनएल को और कहा कि आप जो सिम कार्ड बेच रहे हो वो सर्विस नहीं है, वो गुड्स है। सिम कार्ड दिखता है, टेंजिबल है, गुड्स है, और आप 300 रुपए में गुड्स बेच रहे हो, तो वो केस में आपके ऊपर वैट लगाया जाएगा। बीएसएनएल कंपनी ने कहा कि भाई अभी 4 दिन पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिस आई है, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से, कि ये सर्विस है, और अगर ये सर्विस है तो फिर हम सर्विस टैक्स देने के लिए रेडी है, और आप कह रहे हो ये गुड्स है, और ये अगर गुड्स है तो फिर आप वैट मांग रहे हो। ऐसे कैसे, आइदर ये सर्विस हो सकती है या गुड्स हो सकता है, दोनों कैसे हो सकता है, और हम 2 टैक्स क्यों दे।
आइदर सर्विस बोलो या गुड्स बोलो। ओके, ऐसे दो दो कैसे बोल सकते हो? नाउ स्टेट वैट डिपार्टमेंट का कहना था वो हमें नहीं पता। सुनिए ध्यान से, स्टेट वैट डिपार्टमेंट का कहना था कि वो हमें नहीं पता कि भाई सेंट्रल क्या कह रहा है। हमारे हिसाब से सिम कार्ड तुम जब बेचते हो तो गुड्स बेचते हो, इसका तो हमें वैट दो। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे ये स्टेट वालों को क्या समझता है, हम सेंट्रल वाले हैं, हम सीबीआई है। ओके, स्टेट पुलिस को क्या समझता है? तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहे थे कि भाई नहीं, ओके आप जो है ये सर्विस है और यहां पे जहां तक देखा जाए तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स आएगा। बीएसएनएल ने कहा कि मैं दो टैक्स नहीं दूंगा, आइदर इसे गुड्स को या सर्विस को, मैं कोई एक टैक्स दूंगा, दो दो कैसे दूंगा? ओके, यानी यहां पे इधर से भी गियो उधर से भी गियो, सब तरफ से गियो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बीएसएनएल ने इसका अपील फाइल किया कोर्ट में। कोर्ट में केस गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई। अब समझ लो मैं इधर हूं तो मैं स्टेट का काउंसलर हूं, और इधर हूं यहां पे तो मैं सेंट्रल का एडवोकेट हूं। तो स्टेट का और बीच में हूं तो जज हूं। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना, इमेजिनेशन में बहुत बड़ी पावर होती है। तो यहां पे स्टेट का जो एडवोकेट है वो कह रहा है, माय लॉर्ड, सिम कार्ड इज अ गुड्स and company is selling tangible SIM card for rupees 300, my lord. Hence, on SIM card, VAT is payable. It's a goods, hence VAT is payable, my lord. Hence, it is a revenue of state government and not central. So, my lord, here, if SIM card is a tangible, case is clear, and on that VAT is payable. No need to discuss further, my lord. My colleague is unnecessary wasting the time of court, my lord. Counselor of Service Tax Department, I object, my lord, I object. SIM card, company is selling for rupees 300 a SIM card, but SIM card is just an ancillary. A dominant contract is activation charges. Company is taking 300 for activation, not for that chip. Chip is ancillary. The cost of chip is 2 rupees, 3 rupees, my lord. But the main contract is activation on that chip. That means, my lord, main contract is a goods. No, sorry, main contract is a service, my lord. And if it is a activation service, on that total contract, service tax is payable, and चिप इज जस्ट आंसर। लाइक मैं आपको जब सर्विस दे रहा हूं, बेटा सुनना, इमेजिन करना, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का है, बुक्स एंसिलरी है, बुक्स एंसिलरी है, पर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का है, मैं पूरा सर्विस टैक्स देता हूं। सो माय लॉर्ड, ओके, ऑन दिस सिम कार्ड रुपीज 300 फॉर एक्टिवेशन चार्जेस 300 रुपीज इज पेबल। ओके, व्हाट यू थिंक? अगर आप जज होते, जज सुन रहा है दोनों का, ओके, योर कंटेंशन इज करेक्ट, योर कंटेंशन इज करेक्ट, ओके, अगर आप जज होते तो आप क्या करते? आप ये गुड्स कहते कि सर्विस कहते? क्योंकि दोनों में से एक तो कहना पड़ेगा। बोलो, आप जज होते तो क्या कहते? सिम कार्ड के जो 300 रुपए लिए गए वो एक्टिवेशन के लिए गए या सिम कार्ड चिप सेल करने के लिए गए? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक्टिवेशन चार्जेस है और ये सर्विस है, और बाद में नो डाउट ओके ये खारिज किया गया कि इसके ऊपर वैट लगेगा, इसके ऊपर सर्विस टैक्स से लगेगा। लेकिन ये तो सिर्फ सिम कार्ड का केस मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जो गुड्स एंड सर्विस दोनों लगते थे। मतलब ओके, जैसे सॉफ्टवेयर हुआ, ओके, सॉफ्टवेयर जो बेचा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सीडी पे बेचा गया, अब ये सॉफ्टवेयर गुड्स है या सर्विस है? तो फिर से वही यहां पे झगड़ा, नहीं ये गुड्स है ना सर्विस है। तो इतने झगड़े थे जिसके वजह से एक ही आइटम पे वैट भी दिया जाता था, एक ही आइटम पे सर्विस टैक्स दिया जाता था। पर आज ऐसा नहीं है, आज वो गुड्स हो या सर्विस हो, हमें देना जीएसटी है। तो जो अर्लियर प्रॉब्लम था कि 2 बार टैक्स लग जाता था, वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था, फिर वो कोर्ट में जाओ, झगड़ो और फिर उससे केस जीत के लाओ, वो बात अलग, लेकिन 2 डिपार्टमेंट टैक्स लगाते थे। आज ऐसा नहीं है, आज वो गुड्स हो या सर्विस हो, हमें सिर्फ जीएसटी लगाना है। ओके, उसमें भी आधा सेंट्रल आधा स्टेट। ठीक है, अभी तो यही थीम करो कि भाई जीएसटी लगाना है, जीएसटी बांटा गया आधा आधा, लेकिन लगाना जीएसटी है। तो आज ओके, ये ऐसा नहीं है जीएसटी आने के बाद,
ये हमने देखा डबल टैक्सेशन। उसके बाद में नो सेट ऑफ, नो सेट ऑफ यानी सेनवैट, सेनवैट यानी एक्साइज, ओके, सेनवैट यानी एक्साइज, सेंट्रल वैट यानी एक्साइज या सर्विस टैक्स। सेनवैट का सेट ऑफ वैट में नहीं मिलता था, या वैट का सेट ऑफ सेनवैट में नहीं मिलता था। मतलब क्या, एक्साइज का सेट ऑफ वैट में नहीं, वैट का सेट ऑफ एक्साइज में नहीं। इसके वजह से जो है ओके यहाँ पे टैक्स लगता था। अब ज्यादा डिटेल में मत जाओ, पुरानी बातें ज्यादा डिटेल मत जाओ, मुझे जीएसटी पे आना है। अब आप खुदेड़ के मत निकालना, अब खुदेड़ के मत निकालना कि सर उसमें तो थोड़ा सा गुड्स था फिर सर्विस थी, जाने दो ना पुरानी बातें, सिर्फ ब्रॉड सेंस में समझो ना, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है जीएसटी की तरफ, हमको आगे बढ़ना है जीएसटी की तरफ, ठीक है। बस इतना समझो कि ऐसे झगड़े होते थे, ऐसा सेट ऑफ नहीं मिलता था। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, अब देखो सेनवैट के सेट ऑफ नहीं, एक्साइज के सेट ऑफ नहीं मिलते थे या सर्विस टैक्स के सेट ऑफ नहीं मिलते थे, तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाते थे। जैसे सेनवैट डिड नॉट इंक्लूड्स वैल्यू एडिशन चेन इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द स्टेट लेवल वैट ऑल्सो सेनवैट लोड ऑन अ गुड्स वॉज नॉट रिमूव्ड, ओके। तो इन शॉर्ट गुड्स पे सेनवैट लग जाता था, और वो अगर सेनवैट लग गया तो वैट में उसके सेट ऑफ नहीं मिलते थे। बहुत सेवरल टैक्सेस आर नॉट सबस्यूम इन वैट, मतलब अलग अलग टैक्सेस थे और वैट भी था, जैसे लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस लगते थे वैट होने के बाद भी। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स के क्रेडिट नहीं मिलते थे, क्योंकि सर्विस टैक्स सेंट्रल था, वैट स्टेट टैक्स था। सेनवैट मतलब नालायक लिख दिया ना मैंने, एक्साइज, ओके, सेनवैट मतलब एक्साइज या सर्विस टैक्स, किधर ध्यान था, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट कैस्केडिंग नेचर ऑफ सीएसटी, सीएसटी भी कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। और उसके बाद में हाई कंप्लायंस कॉस्ट, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया एक्साइज डिपार्टमेंट अलग, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट अलग, उसके बाद में वैट डिपार्टमेंट अलग, तो सभी डिपार्टमेंट के कंप्लायंस करो, सभी लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस क्रिएटेड हाई कंप्लायंस कॉस्ट, क्योंकि सबके रिकॉर्ड्स अलग, सबका रिटर्न अलग, सबका पेमेंट्स अलग, तो उतने हमें स्टाफ अलग अलग रखने पड़ते थे, तो कंप्लायंस कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती थी। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनना, यहां पे डबल टैक्सेशन एंड नो सेट ऑफ, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, सेवरल टैक्सेस नॉट सबस्यूम इन वैट, नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। हाँ, इसमें नॉन वैटेबल का मतलब लिख दो नो सेट ऑफ, नॉन वैटेबल मतलब नो सेट ऑफ, मतलब सीएसटी का सेट ऑफ नहीं मिलता था, नॉन वैटेबल मतलब नो सेट ऑफ। तो ये डेफिशिएंसीज थी। सॉरी बेटा, हम कहाँ चले गए, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसीज थी। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जीएसटी आने के बाद ये सारी डेफिशिएंसी खत्म की गई। चलो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये सारे डबल टैक्सेशन, सेंट्रल के स्टेट में सेट ऑफ नहीं, स्टेट के सेंट्रल पे नहीं, सर्विस टैक्स के नहीं, उसके बाद में गुड्स और सर्विस पे दोनों टैक्स लगा देना, ओके, ये सारे प्रॉब्लम्स हटाए गए जीएसटी में और लाया गया बेटा क्या, जीएसटी। चलिए अब फटाफट मुझे ये बताइए, यहाँ पे वो पहले वाला एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर से, आप मेरे साथ लिखते जाओ, मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर से खरीदा, अगर उसने गुड्स खरीदा, उसका परचेस इनवॉइस है, जीएसटी आने के बाद क्या होगा, उसका परचेस इनवॉइस है, ओके। अभी मैं डिवाइड नहीं करता हूँ सेंट्रल और स्टेट में, जीएसटी एक ही नाम देता हूँ, फिर हम आगे डिवाइड करेंगे सेंट्रल, ओके, और स्टेट जीएसटी एंड एक्सेट्रा, अभी एक ही नाम देता हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू उतनी रखते हैं, आज के दिन जीएसटी आने के बाद परचेस करेगा, वैल्यू 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, तो उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, बताओ फटाफट, एक्साइज लगेगा, वैट लगेगा या ओनली जीएसटी लगेगा, क्या लगेगा,
एक्साइज लगेगा, वैट लगेगा या ओनली जीएसटी लगेगा? बोलो फटाफट। वेरी गुड, ओनली जीएसटी लगेगा। तो समझ लो जीएसटी एट द रेट 12% है। आपने जो गुड्स खरीदा उसका रेट 12% है, तो 12,000 रुपये जीएसटी लगा, दैट्स ऑल। हाँ, आपको ये याद रखना है। अब गुड्स खरीदा तो जीएसटी, जीएसटी का रेट 12% हो सकता है, जीएसटी का रेट 18% हो सकता है, 28% हो सकता है। हम आगे रेट के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल समझ लो आज कैसा है। उसके बाद में अगर उसने सर्विस खरीदी, अगर उसने सर्विस खरीदी तो ये इनपुट सर्विस, फटाफट बताओ। इनपुट सर्विस जो है वैल्यू उतनी लेते हैं जैसे पहले लेते हैं। इनपुट सर्विस 50,000 और उसके ऊपर एडर जी, उसके ऊपर क्या लगेगा? आज उसने ओके सर्विस खरीदी तो सर्विस टैक्स लगेगा या ओनली जीएसटी लगेगा? ओनली जीएसटी लगेगा। ओके, जीएसटी सर्विस मोस्टली 18% में आती है, तो यहाँ पे 50,000 का 18%, 50,000 इंटू 18% यानी कितना बेटा? 9,000। तो ये 9,000 ओनली जीएसटी लगेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे वो गुड्स का सप्लाई कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बाद में सेल भी कर रहा है। अब ऐसा नहीं देखा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, अब जो ओनली देखा जाएगा सप्लाई। ओके, अब वो सब भूल जाओ, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज। अब मुझे प्लीज ये सवाल मत करना कि सर जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है क्या, जीएसटी सेल पे लगता है क्या? नहीं, हटाओ सब। अब जीएसटी सप्लाई, एक ही बार सप्लाई पे लगेगा, बात खत्म। ओके, और वो सप्लाई कर रहा है, वैल्यू जो है, वैल्यू यहाँ पे 3 लाख रुपए है। अगर ये वैल्यू 3 लाख रुपए, तो बताओ यहाँ पे एक्साइज एंड वैट एंड ये सब लगेगी या ओनली जीएसटी लगेगा? तो ओनली जीएसटी लगेगा। जीएसटी एट द रेट 12%, क्योंकि गुड्स है, गुड्स का रेट मैं 12% लेके चल रहा हूँ। ओके, तो 12% कितना हुआ? कितना हुआ बेटा? यहाँ पे 3 लाख का इंटू 12%, तो कितना हुआ? 36,000 रुपए। ओके, और ये 36,000 रुपए जीएसटी लगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा एक स्टेटमेंट बनेगा, चलो मेरे साथ। ओके, कैलकुलेशन ऑफ, बनाओ मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल। ओके, और वो क्या? आउटपुट टैक्स। ओके, लिखते जाओ, मेरा आउटपुट टैक्स, और ये आउटपुट टैक्स। ओके, जीएसटी कितना है बेटा? आउटपुट टैक्स जीएसटी 36,000 लेस आईटीसी। ओके, लेस आईटीसी, जिसमें गुड्स का जीएसटी और सर्विस का जीएसटी। ओके, गुड्स का जीएसटी और सर्विस का जीएसटी। गुड्स का जीएसटी कितना है? 12,000 रुपए, 12,000 रुपए गुड्स का जीएसटी। सर्विस का जीएसटी कितना है? 9,000 रुपए। ओके, यानी नेट जीएसटी पेबल क्या हुआ? तो नेट जीएसटी पेबल आज जो हुआ 36,000 माइनस 21,000। ओके, यानी कितना बचा? तो आज 15,000 रुपये बचा। ओके, सो भाई, ओके, आज अगर देखा जाए तो पहले पुराना क्या चलता था और नया क्या चल रहा है, इसमें आपको क्लियर। अब ये फालतू नहीं, एक्साइज एंड वैट, अभी जीएसटी जीएसटी जीएसटी। हाँ, फिर इसमें मैं थोड़ा डिवाइड करके बाद में दूंगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट अभी सिर्फ जीएसटी का मॉडल समझ लो, फिर हम उसको ड्यूअल मॉडल में, फिर उसमें आईजीएसटी का फ्लेवर डालेंगे, सब डालेंगे और आपके सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। इसलिए बेटा पढ़ाने का तरीका जो है ना, मैं सडनली आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी मैं बोलूंगा, 3-4 बार रिपीट करूंगा, आपको समझ भी जाएगा, आप मुंडी भी हिलाओगे, हाँ 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 हाँ। लेकिन बेटा उसको ना ऐसा सोर्स से समझो कि आपको याद ना करना पड़े, याद रह जाए, याद ना करना पड़े, याद रह जाए। अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ 15,000 रुपए जो है ये जीएसटी लगा। आई बात समझ में आपके? चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे। ओके, ये तो मैन्युफैक्चर के लिए। चलो सेकंड बताओ, सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सर्विस प्रोवाइडर फटाफट लिखो, परचेस इनवॉइस। सर्विस प्रोवाइडर का परचेस इनवॉइस, अब तो वो किसी से भी खरीदे, वैल्यू जो है वैल्यू उतनी ले लो, वैल्यू 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा। अब मुझे बताओ 1 लाख रुपए का अगर उसने गुड्स खरीदा है, ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपए का गुड्स अगर उसने खरीदा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? 1 लाख रुपए के गुड्स पे क्या लगेगा? क्या एक्साइज लगेगा, वैट लगेगा या ओनली जीएसटी लगेगा? ओनली जीएसटी। अब इंडिया में जब जब भी गुड्स सेल होगे, किसी को भी गुड्स सेल होगे, एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी जीएसटी
जीएसटी, बस एक ही टैक्स लगेगा। ओके, गुड्स किसी को भी सेल हो गए तो जीएसटी एट द रेट 12%, कितना हुआ? 12,000 रुपए। ओके, 12,000 रुपए जीएसटी हुआ। ओके, जब जब भी कोई सर्विस लेगा एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। यानी ये इनपुट सर्विस जो हुई, इनपुट सर्विस जो ही जिसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है 50,000, ओके, पर उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी एट द रेट 18%। तो 50,000 का इंटू 18% यानी 9,000 रुपए। ओके, ये 9,000 रुपए उस पर लगा। अब वो यहाँ क्या दे रहा है? सर्विस। भाई आप गुड्स दो या सर्विस दो, हम तो आपको तो एक ही बिजनेसमैन समझेंगे। और ये सर्विस पे भी, सर्विस है 3 लाख रुपए की। ओके, 3 लाख रुपए की सर्विस है, इस पर भी क्या लगेगा? जीएसटी। ओके, जीएसटी एट द रेट 18% जीएसटी लग गया। ओके, यानी 3 लाख का इंटू 18% यानी 54,000 रुपीज यहाँ पे जीएसटी लगा। और भाई ओके, अब जो पहले सर्विस प्रोवाइडर को नुकसान होता था, वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था। ओके, तो क्या हुआ? ओके, कृष्ण का जन्म हुआ, और कृष्ण का जन्म हुआ और उसने सबका नाश किया। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि पहले एक्साइज, ओके, ये राक्षस था, वैट ये राक्षस था। ओके, उन सबको मारने के लिए जन्म हुआ जीएसटी का, और उन सबको खत्म कर दिया गया और सबका क्रेडिट अलाउ कर दिया गया। इस तरह से हमारी आईडीटी की गाथा खत्म होती है। ओके, सर नालायको, सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो अब ऐसे केस में यहां पे स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल ठीक है, तो नेट जीएसटी पेबल तो क्या आएगा? क्या आएगा? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कौन सा आउटपुट टैक्स? जीएसटी। ओके, आउटपुट टैक्स जीएसटी कितना आया? 54,000 लेस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना? गुड्स का इनपुट टैक्स, गुड्स का कितना होगा? इनपुट का गुड्स का कितना है? 12,000 और सर्विस का कितना है? 9,000। तो नेट जीएसटी पेबल कितना आया? 33,000। वेरी गुड, लिखा ना आपने? चलो, ये हुई ना बात। अब ट्रेडर का आप करो, ट्रेडर का आप करो फटाफट। सप्लायर, इसने एक कार खरीदी, एक ट्रेडर ने, डीलर ने कार खरीदी। परचेस इनवॉइस, इसका परचेस इनवॉइस, और परचेस इनवॉइस में वैल्यू 1 लाख रुपए। क्या लगेगा? जीएसटी। अब कार पे जीएसटी समझ लो, यहां पे चलो एक ही रेट लेता हूं। कार पे जीएसटी 28% है, समझ लो, सॉरी 18% है छोटी कार पे, और लग्जरी कार पे 28%। 18% यानी 18,000 रुपए। ठीक है, इसने सर्विस ली, इनपुट सर्विस ली। इनपुट सर्विस की वैल्यू जो है 50,000 रुपए, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी एट द रेट 18% यानी 9,000 रुपए। और कार बेची, गुड्स बेचा। अब गुड्स बेचो या सर्विस बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू। और कार बेची, वैल्यू है 3 लाख रुपए, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा एट द रेट 18%। ओके, 18% मतलब 3 लाख इंटू 18% कितना हुआ? 54,000। चलो स्टेटमेंट बनाओ, फटाफट स्टेटमेंट बनाओ। अब आप स्टेटमेंट बनाओ, डू इट फास्ट, स्टेटमेंट बनाओ। $27,000 आना चाहिए आपका नेट टैक्स पेएबल। डन डना डन डन।
आया क्या बेटा समझ में? बोलो जल्दी जल्दी, अच्छे से समझा क्या? बोलो बोलो जल्दी जल्दी, बोलो भाई बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। चलो ये हुई ना बात। चलो, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस। चलो एक एक लाइन लिखो, वैसे तो आपको समझ जाएगी कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, क्या प्रिंसिपल है जीएसटी का, जीएसटी क्या है। चलिए लिखते हैं एक एक लाइन। लिखो पहला पॉइंट, जीएसटी इज अ ब्रॉड बेस वैल्यू एडेड टैक्स। मैं एक्सप्लेन करता हूं, जीएसटी इज अ ब्रॉड बेस वैल्यू एडेड टैक्स। लिखते जाओ, ब्रॉड बेस, एक एक पॉइंट ही लिखना। ब्रॉड बेस वैल्यू एडेड टैक्स, पहला पॉइंट लिखा। हाँ, मतलब क्या, जीएसटी वैट ये एक्चुअली कोई नाम नहीं है, वैट एक सिस्टम है। मतलब कोई भी टैक्स हो, आप टैक्स वैल्यू एडिशन पे लगाओ। एक्साइज हो तो सेनवैट नाम है, सेल्स टैक्स हो तो वैट नाम है। जीएसटी भी देखा जाए तो ब्रॉड बेस वैट ही है, वो भी सेट ऑफ देता है, वो सबके सेट ऑफ दे देता है, और वो भी वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगाता है। फिर से बता दो, वैट एक मैकेनिज्म है, वैट एक मैकेनिज्म है कि टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, और जीएसटी भी वही करता है। जीएसटी तो सबके कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म करता है। तो जीएसटी इज अ ब्रॉड बेस वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, ब्रॉड बेस वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। चलो, कोई डाउट दिमाग में होगा तो लिख के रखो, लिख के रखो, मैं टाइम दूंगा आपको डाउट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो सेकंड, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस टैक्स। बाप रे, एक सवाल होगा, ब्रॉड बेस मतलब मोटा मोटी, ब्रॉड सेंस में मोटा मोटी। ओके, जीएसटी इज अ ब्रॉड बेस वैल्यू एडेड टैक्स। मोटा मोटी वो वैट ही है, वो भी वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाता है। सेकंड, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थर्ड लिखो, अच्छा मतलब बताओ, गवर्नमेंट को जीएसटी कौन देगा? गवर्नमेंट को कौन देगा? सप्लायर। सप्लायर अपने बायर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ना। तो लिखो थर्ड पॉइंट, जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय, GST is technically paid by supplier. GST is technically paid by supplier, but it is actually borne by consumer, क्योंकि है indirect tax, but it is actually borne by consumer. ये कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, एक्चुअली बोर्न बाय कंज्यूमर्स। चलो एक बार फिर से, जीएसटी का प्रिंसिपल क्या है,
कॉन्सेप्ट क्या है? जीएसटी नथिंग बट मोटा मोटी वैट ही है, बड़ा वैट है जिसमें सारे सेट ऑफ मिल जाते हैं। दूसरा, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस है, इसके बारे में बात करेंगे हम। वैसे तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, अगर महाराष्ट्र में के डेस्टिनेशन में एसजीएसटी लगता है तो वो महाराष्ट्र का रेवेन्यू है, वेस्ट बंगाल के डेस्टिनेशन पे एसजीएसटी लगता है तो वो वेस्ट बंगाल का रेवेन्यू है। यानी जो डेस्टिनेशन पे सप्लाई होगा उसका पैसा उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, स्पेशली एसजीएसटी की बात करें तो। इसलिए जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। आईजीएसटी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पर जस्ट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा, जीएसटी ये कॉन्सेप्ट पे बात करता है कि जीएसटी सप्लायर देगा पर बर्डन पास ऑन होगा और एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंज्यूमर बिजनेसमैन होगा तो वो भी सेट ऑफ लेगा। हाँ, कंज्यूमर लास्ट पर्सन होगा तो वो नहीं ले पाएगा, पर अगर वो कंज्यूमर खरीद रहा आगे बिजनेस करने के लिए तो वो भी सेट ऑफ लेगा, वो भी सेट ऑफ लेगा। तो फिर वो चेन चलती जाएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखो, जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस। देखो, जीएसटी इज कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, multiple stages of production and distribution of goods and services. GST is collected at multiple stages of production and distribution of goods and services, in which taxes paid on inputs are allowed as a set off against taxes payable on outputs. ये भी जीएसटी का प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। जीएसटी जब भी आगे बिजनेसमैन सप्लाई करेगा तब जीएसटी लगेगा, उतने बार करंट लगेगा। मल्टीपल स्टेजेस टैक्स है ये। जब तक आखिरी कंज्यूमर नहीं आता है तब तक जितने बार भी सेल होगा उस पे टैक्स लगेगा, और हर बंदे को अपने इनपुट टैक्स का सेट ऑफ मिलेगा। ये तो पढ़ा है मैंने आपको, हर बंदे को अपने इनपुट टैक्स का सेट ऑफ मिलता जाएगा अगेंस्ट आउटपुट। चलिए नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो जीएसटी का, ये लर्न करके जाना है। यानी अभी तक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, डेफिशिएंसी, प्रायोरिटी भी रखना, लेकिन इस पर आपको क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है अगर ये चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया तो। नेक्स्ट लिखो, जीएसटी इज द टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस सोर्सेस। GST is a tax on consumption of product from business sources. And not on personal activities. Personal activities. तो बेटा इन सिंपल वर्ड जीएसटी बिजनेस टैक्स है। बिजनेस में जो प्रोडक्ट बेचा, सर्विस बेची, बिजनेस कर रहे हो आप तो टैक्स लगता है, पर्सनल नहीं लगता है। अब आप अपने रूम में रह रहे हो और अपने फ्रेंड ने कहा अरे वो बुक लेना, आपने बुक उठा के दे दी उसको, सर्विस है पर पर्सनल है यार, उस पर नहीं लगेगा। इसके बारे में और बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे विथ वेरियस एग्जाम्पल। बस इतना समझना, जीएसटी एक बिजनेस टैक्स है एंड नॉट पर्सनल एक्टिविटी पे। और लास्ट कॉन्सेप्ट जीएसटी का लिखो, अंडर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज प्रोवाइडेड। अंडर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज प्रोवाइडेड throughout the value chain. Throughout the value chain. Throughout the value chain.
डन डना डन डन, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। जब तक आप आगे बेचते जाओगे तब तक आपको क्रेडिट मिलते जाएगा। जब कोई आगे नहीं बेचेगा तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आगे बिजनेस नहीं करेगा तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। डन डना डन डन, डन डना डन डन। ओके, तो इस तरह से हमने देखे प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। ये आएगा 3 मार्क्स के लिए। ओके, आप ऐसे पॉइंट्स लिखोगे, वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, सप्लायर पे करता है और ट्रांसफर करता है, मल्टीपल स्टेजेस पे है। ओके, बिजनेस टैक्स है और इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा मिलता है। लिखो 6 पॉइंट, ले लो 3 मार्क्स। सिंपल लगा? सिंपल लगा तो एस टाइप कीजिएगा सभी लोग, सिंपल लगा तो एस टाइप कीजिएगा। नीचे लिखो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। चलो बेनिफिट्स भी लिखते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स पढ़े हमने जीएसटी के। ओके, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। थोड़ी स्मॉल हैंडराइटिंग, स्टूडेंट नोट्स का स्पेस यूज कर लेना है तो कर लेना। पहला लिखो, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड, पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। यूनिफाइड नेशनल मार्केट, इसको ऐसा अंडरलाइन करना। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट by common tax rate and procedure. Common tax rate and procedure. Creation of unified national market by common tax rate and procedure. बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले क्या होता था, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने सेल्स टैक्स रेट से या वैट रेट से डिस्काउंट देती थी कि भाई आपकी फैक्ट्री महाराष्ट्र में लाओ। वैसा तो मोबाइल पे 12% रेट है, पर आप अगर बड़ी फैक्ट्री महाराष्ट्र में डालते हो तो हम 5%। गुजरात को पता चलता था, अच्छा महाराष्ट्र ने 5% किया सेल टैक्स का, आप फैक्ट्री गुजरात में लाओ, हम 2% लगाते हैं। दिल्ली वाले को लगता था अच्छा फैक्ट्री आप यहां लाओ, हम कुछ भी नहीं लगाते। अब ऐसा नहीं होगा, अब सारे स्टेट मिलकर एक रेट फिक्स करेंगे। और अब इतना अच्छा हुआ ना, अब सारे स्टेट में एक ही रेट से गुड्स चलेगा और सेम प्रोसीजर होगी, कोई अलग अलग प्रोसीजर नहीं रहेगी। ये स्टेट की अलग प्रोसीजर, वो स्टेट की अलग प्रोसीजर, ऐसा नहीं रहेगा। तो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एक जैसा मार्केट तुम महाराष्ट्र में खरीदो। पहले ऐसा होता था दिल्ली में खरीदो तो सस्ता मिल जाएगा, टैक्स कम लगेगा। आज पेट्रोल में तो ऐसा होता है ना, क्योंकि पेट्रोल अभी भी जीएसटी में नहीं है, मैं आगे पढ़ा होगा। पेट्रोल पे एक्साइज और वैट है, इसलिए पेट्रोल दिल्ली में सस्ता मिलता है, महाराष्ट्र में महंगा मिलता है। ओके, क्योंकि टैक्सेस बदल जाते हैं। जीएसटी में ऐसा नहीं है। हाँ, जीएसटी में रेट टैक्स की अगर बात करें, हाँ कोई सस्ते में बेच रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर टैक्स की बात करें तो यहां पे भी 12%, वहां पे भी 12%, पूरे इंडिया में 12% ही लगेगा। डन। ओके, तो सारे स्टेट में एक ही जीएसटी रेट है, क्योंकि अब सारे स्टेट मिलकर एक ही रेट फिक्स करते हैं, तो एक ही जीएसटी रेट होगा। कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट का एक जीएसटी रेट होता है। मतलब मोबाइल होगा तो मोबाइल पे समझ लो 18% जीएसटी है, तो पूरे इंडिया में 18% होगा। कुछ खाने की चीज होगी 5% जीएसटी होगा, तो पूरे इंडिया में 5% होगा। आइसक्रीम 5% है, तो पूरे इंडिया में 5% होगा। आइसक्रीम पे तो अभी अभी टैक्स लगाया उन्होंने। ठीक है, चलिए सेकंड लिखो, मिटिगेशन
of ill effects of cascading. Mitigation of ill effect of cascading by subsuming most of the central and state taxes into a single tax with ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, विथ ITC या सेट ऑफ, आप जो भी कर सकते, विथ ITC या सेट ऑफ. मिटिगेशन मतलब खत्म करना. इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, कैस्केडिंग यानी डबल टैक्सेशन. जो डबल टैक्सेशन होते थे एक्साइज के वैट में एक्साइज में एक्सेट्रा, सब खत्म कर दिए दोस्तों. कैसे खत्म कर दिए? क्योंकि सारे टैक्सेस सब्स्यूम कर दिए, मर्ज कर दिए. सेंट्रल ने अपने मर्ज कर दिए, स्टेट ने अपने मर्ज कर दिए, और एक सिंगल टैक्स में जीएसटी लाया गया जिसमें सेट ऑफ भी दिए गए. आई होप आपको समझा होगा. मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट. तीसरा, एक मिनट रुकना. थर्ड लिखो. एलिमिनेशन ऑफ, सॉरी बेटा, एलिमिनेशन ऑफ multiple taxes and double taxation. एक ही मीनिंग आता है, वो ऊपर जो लिखा है वही है. डबल टैक्सेशन, ये एक बेनिफिट है, एक ही मीनिंग आता है. चलो बाद में लिखो. फोर्थ, boost to make in India initiative by making goods and services produced in India competitive in the national as well as international market. थोड़ा स्पेस मैनेज करना. टोटल 8 to 9 आएगी. ओके. बूस्ट टू मेक इन इंडिया, जो गवर्नमेंट, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इंडिया में आओ बनाओ, टेस्ला जी इंडिया में आओ, टेस्ला बनाओ, चाइना मत जाओ. हम इसको बूस्ट कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को कह रहे हैं कि ठीक है ना, अब हमने एक ही टैक्स कर दिया ना, अब स्टेट वाइज अलग अलग नहीं है ना,
ओके, आप स्टेट वाइज अलग अलग कंप्लायंस नहीं ना, एक ही प्रोसीजर एक ही कंप्लायंस है, इसलिए अब आपका प्रोडक्ट जो है मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। ओके, तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। आओ इंडिया में बनाओ गुड्स को, अब कहीं पे भी फैक्ट्री डालो एक ही टैक्स लगेगा, और वो है जीएसटी। सबकी प्रोसीजर सबके कंप्लायंस एक जैसे हो गए। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओके चलो, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर लिखो। वापस से एक बूस्ट मिला, और क्या लिखो, बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आई, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिला, एक्सपोर्ट बढ़ा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने लगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो ये भी बहुत अच्छा फायदा मिला। नेक्स्ट लिखो, ईज इन डूइंग बिजनेस, ease of doing business, ease of doing business because of simplified tax structure। बहुत सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, आगे में पढ़ा होगा। 6, इसके बाद में 7, सर्टिनिटी, सर्टिनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, अब पूरे इंडिया में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, स्टेबल हो गया, इजी हो गया। पहले बहुत कॉम्प्लेक्स अलग अलग स्टेट की प्रोविजन थी, लेकिन ओके अब इजी कर दिया गया, क्योंकि सब जगह प्रोसीजर सेम कर दी गई। 8th नंबर, ऑटोमेटेड प्रोसीजर, automated procedure with greater use of information technology, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जीएसटी में बहुत ज्यादा आईटी सिस्टम यूज किया गया, कॉमन पोर्टल, ये तो मैं आगे बताऊंगा, मजा आएगा आपको, पूरा पोर्टल बताते जाऊंगा, मजा आएगा आपको। 9, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, एक और रहेगा 9 के बाद, रिडक्शन in compliance cost, reduction in compliance cost with multiple record keeping, sorry, which removed multiple record keeping in various taxes, like excise, VAT, service tax, and etc.
thus lesser manpower in maintaining the record. In maintaining the record. अब देखो रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट. कंप्लायंस कॉस्ट यानी क्या? मुझे टैक्स इनवॉइस बनाने पड़ेंगे. आपने देखा होगा इनवॉइस पे लिखा होता है टैक्स इनवॉइस. जीएसटी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इसलिए मुझे ऑफिस का स्टाफ रखना पड़ेगा. फिर उसके मंथ के पूरे स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे. फिर मेरे को सीए के पास जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि सर इतना मेरे मंथ का जीएसटी मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट किया. इस मंथ में 1000 स्टूडेंट की एडमिशन्स हुई, वो 1000 स्टूडेंट में कितना जीएसटी कलेक्ट किया वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करो. फिर वो 1000 स्टूडेंट का जीएसटी मेरा सीए चेक करेगा कि हाँ सब जगह जीएसटी इनवॉइस में सही कलेक्ट किया. फिर वो उसका एक रिटर्न फाइल करेगा जिसे जीएसटी रिटर्न कहते हैं. फिर वो जीएसटी रिटर्न में फिर क्रेडिट के रिकॉर्ड, मैंने क्या क्या परचेस किया उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करो. मैंने कैमरा खरीदा, मैंने ब्रांचेस किए. तो ये कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, और ये कंप्लायंसेस के लिए लोग लगाने पड़ते हैं, सीए लगाने पड़ते हैं, अकाउंटेंट लगाने पड़ते हैं, जॉब देना पड़ता है. तो उसकी कॉस्ट लगती है, उसको कंप्लायंस कॉस्ट कहा जाता है. पहले क्या था, एक्साइज के रिकॉर्ड्स अलग से मेंटेन करो, उसके अलग कंप्लायंस करो. वैट के रिकॉर्ड अलग मेंटेन करो, उसके अलग रिकॉर्ड मेंटेन करो. सर्विस टैक्स के अलग कंप्लायंस करो. उतने लोग लगाने पड़ते थे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लोग आते थे, चेक करते थे, नाश्ता पानी लेके जाते थे. लेकिन आज अब अलग अलग रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. बस अब जीएसटी के रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. उसके लिए भी मैन पावर लगेगी, पर कंपैरेटिवली बहुत कम लगेगी. ओके, एंड लास्ट लिखो, बेनिफिट्स, सॉरी, बेनिफिट्स टू स्मॉल ट्रेडर्स, small traders and entrepreneurs. Small traders and entrepreneurs. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मैं तो सीईओ, मेरा कैसे? अरे भाई मैं सब कुछ थोड़ी कर सकता हूँ. मैं नोट्स अपडेट करूँ, आपके लेक्चर लूँ, फाइनल का लूँ, इंटर का लूँ, फिर रिवीजन लेक्चर लूँ, मेरा टाइम ही उधर जाता है. मुझे भी कोई ना कोई लगाने पड़ते हैं लोग, मैं थोड़ी कर सकता हूँ सब कुछ. तो स्मॉल ट्रेडर के लिए तो डेफिनेटली बेनिफिट हुआ. क्यों? क्योंकि पहले उनको एक्साइज, सर्विस टैक्स के क्रेडिट नहीं मिलते थे ट्रेडर लोगों को, अब जीएसटी में सारे सेट ऑफ मिल जाते हैं. तो बेटा इस तरह से हमने देखे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. इस तरह से हमने देखा बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. डन. अब आओगा क्रेडिट सिस्टम इन ड्यूअल मॉडल सिस्टम. चलो, अब लॉ ये कहता है कि अगर आपके इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड मतलब इनपुट, आपका परचेस, इनवर्ड मतलब इनपुट आपका परचेस, और आउटवर्ड मतलब आउटपुट. अब नए नाम आ गया, ये याद रखना, अब नए नाम आ गए. इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई यानी आपका आउटपुट. अगर आपके परचेसेस पे, अगर आपके परचेसेस पे सीजीएसटी लगकर आया है, तो सीजीएसटी का सेट ऑफ ओनली सीजीएसटी में ही मिलेगा. यानी सीजीएसटी का सेट ऑफ ओनली सीजीएसटी में मिलेगा, और एसजीएसटी का सेट ऑफ ओनली एसजीएसटी में मिलेगा. और अगर यूटीजीएसटी का होगा तो यूटीजीएसटी का यूटीजीएसटी में मिलेगा.
यूटीजीएसटी का यूटीजीएसटी में मिलेगा। नाउ सीजीएसटी का सेट ऑफ एसजीएसटी में अलाउड नहीं है और एसजीएसटी का सेट ऑफ सीजीएसटी में अलाउड नहीं है, मतलब वो रिस्पेक्टिव सेट ऑफ ही मिलेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट सीजीएसटी कैनॉट बी यूज अगेंस्ट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और वाइस वर्सा, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और वाइस वर्सा। ओके, तो एक बार फिर से सीजीएसटी का सेट ऑफ सीजीएसटी में मिलेगा और एसजीएसटी का सेट ऑफ एसजीएसटी में मिलेगा। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। डन। देखो, आपने परचेस किया, देखिए यहां पे आपने परचेस किया, वैल्यू है 1,00,000 रुपए। अब मैं ड्यूअल मॉडल में ले रहा हूं, अब ड्यूअल मॉडल में ले रहा हूं, वैल्यू है 1,00,000 रुपए। ये इंट्रा स्टेट परचेस है, सेम स्टेट की परचेस है, इंट्रा स्टेट है, लिखते जाओ मेरे साथ। तो सीजीएसटी लगा एट द रेट, समझ लो 6%, क्योंकि 12% जीएसटी का रेट है। सीजीएसटी लगा एट द रेट 6% यानी 6,000। एसजीएसटी लगा एट द रेट 6% यानी 6,000। ओके, ये हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगकर आया। उसके बाद में हमने ली सर्विस, हमने क्या ली? इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस की वैल्यू जो थी, ध्यान से देखिएगा, इनपुट सर्विस की जो वैल्यू थी वो वैल्यू 50,000 थी। उस पर भी वो भी इंट्रास्टेट ही ली, वो भी इंट्रास्टेट ही ली इनपुट सर्विस। और उसके ऊपर सीजीएसटी 9% यानी 50,000 का 9%, $50,000 इंटू 9% यानी 4,500 और एसजीएसटी एट द रेट 9% यानी 4,500। ओके, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के आया। आपने सेल किया, सप्लाई किया, और सप्लाई भी आपने इंट्रास्टेट किया, इंट्रास्टेट किया। तो ऐसे केस में ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, आपकी वैल्यू जो है यहां पे वैल्यू 3,00,000 रुपए है, आपने जो सप्लाई किया, इस पर भी आपका सीजीएसटी लगेगा, इंट्रास्टेट किया है एट द रेट, ओके समझ लो 9%। तो 3,00,000 का इंटू 9% यानी 27,000 रुपए, और एसजीएसटी एट द रेट 9% यानी 27,000 रुपए। ओके, ये आपका टैक्स लगा। तो अब क्या है, अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, ध्यान सुनना, ओके, स्टेटमेंट, साइड में स्टूडेंट नोट यूज कर लो, स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेएबल, नेट जीएसटी पेएबल। ओके, अब देखो कैसा आएगा, लिखो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स सीजीएसटी और एसजीएसटी, ऐसे 3 कॉलम बनाना। पर्टिकुलर्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूरा कैलकुलेट मत कर लेना, प्रेजेंटेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, अब वर्ड चेंज कर देना, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई पे सीजीएसटी कितना दिया? 27,000 रुपए, और एसजीएसटी कितना दिया? 27,000 रुपए, लेस क्या बेटा? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहले आईटीसी, ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई, आपने जो इनवर्ड सप्लाई किया उसका। तो अब क्या देखो वो क्या कहता है, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो क्या कहते हैं देखो, जो आपने, सॉरी इनवर्ड सप्लाई, सॉरी गुड्स पहला लेता हूं, गुड्स। तो जो आपने गुड्स खरीदा तो सीजीएसटी का सीजीएसटी में ही एडजस्ट होगा, मतलब हम पूरा 12,000 सीजीएसटी में एडजस्ट कर ले क्या? नहीं, सीजीएसटी का सीजीएसटी में एडजस्ट होगा और एसजीएसटी का एसजीएसटी में एडजस्ट होगा। पूरा 12 इधर नहीं जाएगा, पूरा 12 इधर नहीं जाएगा। सीजीएसटी का सीजीएसटी में मिलेगा, एसजीएसटी का एसजीएसटी में मिलेगा। और अगर सर्विस ली होगी तो सर्विस पे आपने
जो CGST का है CGST में एडजस्ट होगा, जो SGST का है वो SGST में एडजस्ट होगा। तो नेट GST पेबल, आपको नेट कितना देना है, तो आपको सेंट्रल को देना है, ओके, सेंट्रल को देना है 27,000 रुपए माइनस 10,500 यानी 16,000, ओके 500, और ये भी 16,500। ये स्टेट को देना पड़ेगा, ये सेंट्रल को देना पड़ेगा, ये स्टेट को देना पड़ेगा, ये सेंट्रल को। ओके, इन शॉर्ट CGST का क्रेडिट, ये जो CGST का क्रेडिट CGST पेमेंट के लिए मिलेगा, SGST का क्रेडिट SGST पेमेंट के लिए मिलेगा, दैट्स ऑल। फिर वो मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, ओके, सर्विस प्रोवाइडर हो। ओके, आई होप आपको समझा होगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है, मतलब CGST का क्रेडिट SGST या UTGST में, या SGST का क्रेडिट CGST में, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। प्लीज प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। डन 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 डन। तो अब यहां पे आपका एक लास्ट सवाल आ सकता है, और वो है फिर सर फर्क क्या हुआ, पहले भी सेंट्रल था और सेंट्रल का सेंट्रल में मिलता था, स्टेट का स्टेट में मिलता था, और आज भी सेंट्रल का सेंट्रल में मिलता है, स्टेट का स्टेट में मिलता है, और क्रॉस अलाउड नहीं है। तो फिर फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ बेटा, मेन डिफरेंस ये हुआ कि पहले सर्विस प्रोवाइडर के आउटपुट में स्टेट नहीं था, ट्रेडर के आउटपुट में सेंट्रल नहीं था, लेकिन आज वो मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो, दोनों के आउटपुट में सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, दोनों के इनपुट में सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, तो सब आपके सेट ऑफ एडजस्ट हो जाते हैं, और इस तरह से आपका कोई भी बर्डन एक्स्ट्रा नहीं आता है, और ओके यहाँ पे कैस्केड इफेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आउटपुट में भी सेंट्रल है, आपके इन स्टेट भी है आउटपुट में, और इनपुट में भी सेंट्रल है, स्टेट है। इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, बोलो यहां पे यस और नो, यस और नो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अभी तो मैंने IGST लिया ही नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे आगे देखो होता है क्या। अब मैं आपको ये बताऊं, मैं आपसे जानना चाहता तो मैं ये 3 घंटे बचा के सिर्फ इतना ही पढ़ा देता तो आपको समझ जाता, और ये अदर फैकल्टीज करती है कि सीधा सीधा ये पढ़ा देती है। ओके बच्चों, CGST SGST लगता है, और इनपुट पे भी लगता है, आउटपुट भी लगता है, सेट ऑफ मिल जाता है, सेंट्रल का सेंट्रल में मिलता है, स्टेट का स्टेट में मिलता है। आगे GST समझ में डायरेक्ट ये समझाते हैं लोग, लेकिन मैं आपसे ऑनेस्टली समझना चाहूँगा कि ये सब कुछ कैसे आया। हमने एक्साइज के एग्जाम्पल लिए, वैट के एग्जाम्पल लिए, प्रॉब्लम क्या होते थे, और हम GST में कैसे आए, और सबके आउटपुट में कैसे GST लगा। मुझे सच में बताओ, क्या मेरी हिस्ट्री वेस्ट थी कि समझने के लिए आसान थी? ओके, मुझे वेस्ट थी कि समझ, वेस्ट थी तो ऑनेस्टली बोलो W। अगर आसान थी और समझना जरूरी था तो कहो सुपर्ब। कहो कि भाई वो हिस्ट्री जो मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, क्या वो जरूरी थी? यस, जरूरी था, तब जाके ये समझेगा आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। यू क्वेश्चन संभाल के रख, अच्छा क्वेश्चन है, बाद में लेता हूं। चलो तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, और एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत 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 अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने,
ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। और अभी सोने के पहले जो जो भी मैंने पढ़ाया वो सब रिवाइज करना। सबसे पहले तो सोने के पहले जब हल्की हल्की नींद आए तो आंखें बंद करना, वो सेंसेशन जगाना कि आप सीए बन चुके हो, रिजल्ट लगा है, पॉजिटिव रिजल्ट है, सब लोग आपको कांग्रेट्स कर रहे हैं, मम्मी पापा आपको गले मिला रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद आपका ऑफिस ओपन हो रहा है और आप ऑफिस में प्रैक्टिस कर रहे हो, बड़े बड़े क्लाइंट्स आपके आ रहे हैं। बेटा ये इतना इमेजिन करो कि आप का ड्रीम ऐसा समझो कि अभी अचीव हो गया, तो पूरी आपकी एनर्जी आपको ड्रीम को मिलाने के लिए लग जाएगी। सो दोस्तों, ओके, यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो बाय बोलो बच्चों। ओके, और आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो तो सब तरफ फैला दो। ओके, सब तरफ फैला दो। थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेवी का मतलब लायबिलिटी होता है। चलो, ओके, बाय। सर लैपटॉप और एंड्रॉयड दोनों में एक्टिवेट हो सकता है क्या? यस, साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं देख सकते पर साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। सस्पेंस बताओगा। सबस्विमिंग मतलब मर्ज हो जाना, सबस्विमिंग मतलब मर्ज होना ना, सबस्यूम। ओके, शादी के बाद दो प्यार करने वाले एक हो जाते हैं, सबस्यूम हो जाते हैं। अदर फेस टू फेस क्लासेस तो शायद कल छुट्टी है, कल नहीं है क्लासेस, मेरे ख्याल से कल छुट्टी है बेटा। नहीं, इतनी जल्दी टेस्ट कहाँ होगी। हाँ, मेरे इसमें होगी टेस्ट। दो जिस्म एक जान बराबर है, उसको कहते हैं सबस्यूम हो जाना। मतलब एक्साइज, वैट, ऑक्ट्राय, एलबीटी सब एक जान में सबस्यूम हो गए और वो था जीएसटी। मुझे नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करो। आपने कहीं से भी परचेस की होगी पर विजय सर के कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा आपको। सर्टिनिटी मतलब स्टेबिलिटी, सर्टिनिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्टेबिलिटी, इन स्टेबल हो गया। आपने कहां से परचेस किया बेटा? राम बजाज। चलो, जितने भी स्टूडेंट है फटाफट लाइक करो, जो भी रह गए होंगे। ठीक है, ओके बेटा, आपने अपने हमारे पोर्टल से परचेस किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपके लॉगिन में उनका कांटेक्ट नंबर दिया होगा। चलो, कल हमारा क्लास जो होगा सुबह सुबह, कल जो हमारा क्लास होगा सुबह 8:30 टू 10:30। कल जो हमारा क्लास होगा सुबह 8:30 टू 10:30। कल मेरा क्लास होगा 8:30 टू 10:30, वो सेव रहेगा। चलो, थैंक यू टू ऑल।